अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मराकेश वशी सुबह मन मालिक बोलो दे जुलांग की अंजिश मरसले नमशत कना मंडे मुबारक पदकार मुबारक मंडे रुचा चंपच नबा और ख़ास कर मंडे अंची रुचि ना कि 2 रुचि छुट्टी मिली तो सहमी रुचा मर्दम पा देगा सख्त और ये काश मर्ची पता संडे में भी लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का रूज़ी दाता सजीना अल्लाह पाक अंची रूज़ी भी बेदी में खुश भी कि अल्लाह पाक की दुनिया को हमारा रूज़ी अंची महरूम न कुता खैर गोली शाहरुख का रूज़ी गब्बेगी माँ अगर मर्ची में जो सरहाल ख़ास कर ये बात ख़ास है सरहाली पर्चा के इन मर्ची में सरहाल कुता यूते वास्ता या मैं नू की नस्ले वास्ता या कि मैं चुक्का नहीं वास्ता कि माँ ऐशानी चूनी तरबियत कन के आया माँ ऐशाना प्रोफेशनल लाइफ है तो का मन माइक दराज का हा ये जो मन सॉरी मनी टीम माई मिस्टेक ये जो मैं कसानी गलती करना मन माजरत मुझ में वतीगा खैर मैं जो यूँ थी आ मर्ची बांधा गुजारोगी मैं जो तालीमी निज़ाम में आया आ यूते सरा बर्डनी आ यूते सरा बोझी या कि आइए वास्ता माँ सहूलत दरकार कनगे स्कूली निज़ाम में तुका अगर आइए प्रेशराइज कनक भी लोग निज़ाम में तुका चिक्कर रिलैक्स भी आया फील्ड तुका शोबा तुका आइए फ्यूचर वास्ता माँ ये चे सोच देगी माँ आयर यक फील्ड जिम्मेदारी सोच देगी या इन्ना माँ आयर सही रास्ता पेशदारगी या इन्ना माँ आइए राह तुका राह हमवार कनगे या मुश्किलात पैदा कनगे खैर अंची बाज़ी चीज़ें जो माँ गलती करनी रद्दी करनी और मैं चुक आइए ज़िद्दा काया और आइए रंद आयनी जो मुस्तकबिली ख़ास कर मैं गिंदा मर्ची बांधा जो मैं यूँ थी आइए वानगी तुका दिल शुता फ्यूचर बारे बिल्कुल न सोचा अगर पैसा कमाएंगी अमीर बनगी गुजारी अबरी यक मर्दमी जब होती मकसद न बनानी ज़िंदगी है एक चुप की तो आइए मकसद बाज बीत करना और आ मकसद नेगेटिव मकसद भी बीत करना लेकिन अमशानी बिच्चा में चागिरदे तुका लाती मर्दम जो दरकार जो एक रोजनाई पैमा जो सी उजागर बयां दिमाग आया आ ख़ास कर आयनी मोटिव आई मकसद अमी भी कि आ यूता ना सरपत बिदा राह हमवार बिका अमा रदी के मात पित कन गया आ रदिया नी ख़ास कर नुकसान यूता ना मबी आ यानी ज़िंदगी मकसद हमशे और मैं मकसद हमशे कि मां अंची मर्दुमाना ख़ास कर होती प्रोग्राम होती मरागिश में दीमा भी आ रही तो मर्ची सरहाले बाबता गप कनी जेके मनारा बात सरपदी मिली शुमा भी शुमा सरपदी विजिरे और बेचारे के कुछ शुमा गलती बेगी तो ए सरहाला मैगुमा हमरादारी कनगी अशोक कुमार वेलकम करते वालेकुम अस्सलाम और तुलसी कुमार सिजवानी वालेकुम अस्सलाम। वैसे तुलसी जो है वो बहुत ही प्यारा नाम है एक तुलसी का पौधा है जिनको ये लोग बहुत मानते हैं जो कि मोजिज़ कहलाता है। अच्छा ये जो है दी इनोवेटर के अशोक कुमार जो है वो फाउंडर हैं और तुलसी कुमार सिजवानी जो है उनके जनरल सेक्रेटरी हैं लीड ट्रेनर हैं। अब दी इनोवेटर है क्या और अशोक कुमार के बारे में पहले ये फाउंडर अच्छा ये इन्होंने इदारा जो है पहले इदारे से स्टार्ट नहीं किया था पहले उन्होंने सेल्फ जो है वो ट्रेनिंग दी थी सबको और एक सोच आपने बेसिकली एक सोच से अपनी इदारे का मतलब उसका तख्लीक की इदारे की जी बिल्कुल और बाद में ये इदारा बना लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी तफसील मुख्तसर सी हम इनसे जानेंगे। जी सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया महालिका कि आपने मुझे और तुलसी को अच्छा मेरा नाम याद हो गया इनको वैसे किसी को याद नहीं होता हमें मदद किया और वाकई में आपके नाम की मीनिंग जो आपने बताया आप बिल्कुल वैसी हैं और आप ला मोहल्ला किसी को कह सकते हैं। अब आते हैं इनोवेटर्स क्या है। इनोवेटर्स का जो क़याम था वो बेसिकली एक पूरी तरह से जो उस तरह से जो लोग करते हैं कि एक इदारा बनाते फिर वो हमने क्या किया कि जब मैं 1996 के अंदर मैं जैसे आपसे पहले ही बता चुका था कि 27 जुलाई 1996 को इनोवेटर्स का क़याम यहाँ हुआ जब मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गया जिसमें मेरे महागुरु कामरान रज़वी साहब जिनका बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर ट्रेनर्स के उस्तादों के उस्ताद माने जाते हैं तो उन्होंने जो है वो बेसिकली एक वर्कशॉप था डिफेंस सेंटर लाइफ स्किल वर्कशॉप उसमें मैं भी बैठा था 200-250 लोग थे मैं भी पागल सा एक मासूम नन्ना मुन्ना बच्चा और मैं देख रहा था कि वो जिस तरह से शेरों की तरह चीर रहा था फाड़ रहा था वो इंसान लोगों को समझा रहा था उनकी रूहें झंझोड़ रहा था। मैंने कहा यार चेंज तो ये बता रहा है अब असल तब्दीली जो है अंदर से आती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी द चेंज
आपके अंदर से पहले फील करें। द चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट विदाउट। बिल्कुल। तो वो दिन जो था उसने तब्दीली जो, जब ये सुना फिर मैंने तय किया कि मैं अशोक घर पे नहीं बैठना है। उस वक्त आप यकीन करें मैं आई वॉज लाइक मतलब बिल्कुल बांका नौजवान होता है एक, बिल्कुल इस तरह था, और जोश लेके निकला। फिर मैं चूँकि मेरी रिहाइश लिहारी में ही रही है, तो मैं वहाँ से जाके फिर मैंने स्कूल्स के दरवाजे खटखटाए। मैं उनसे परमिशन लेता था। मैं ये कहता था कि मैम मुझे, जो प्रिंसिपल होती थी, मैम मुझे जो है वर्कशॉप करनी है। तो वो ये कहती थी वर्कशॉप नहीं है, ये तो स्कूल है, यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, गाड़ियाँ तो वहाँ बनती है, वर्कशॉप में बनती है। अच्छा, उस वक्त तस्वुर ही नहीं था वर्कशॉप का। तो मैंने कहा मैम ये वो वर्कशॉप नहीं है जहाँ गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं, जो मैं वर्कशॉप करूँगा वहाँ पर ब्रेन रिपेयर होंगे। वाह क्या बात है, तो क्या बात है सर। तो फिर वो एक 45 मिनट का जो पीरियड होता है वो मैंने उनसे दस्ते अदब जोड़ के बड़े लिए, और उस वक्त से तब्दीली शुरू की। एक लैपटॉप लेके मैं जो है जाता था और ऑफिस से ये कह के छुट्टी करता था, सर मुझे बुखार है, मैं लेट आऊँगा, ये वो कर। लेकिन वो तालीम के लिए थे। अगर वो झूठ, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक झूठ से 100 लोगों का भला होता है, तो झूठ नहीं है। अरे क्या बात है, क्या बात है। वहीं से जो है ये बेसिकली जहनी तरबियत के लिए आपने जो है बच्चों को मतलब आपने इतनी मेहनत की। अच्छा, फिर आप तुलसी से कब मिले? तुलसी मेरी कज़न है, और इनकी माँ जो है ये बहुत छोटी होती, तो इनकी माँ जो है अपनी 3 बच्चियों को लेके मेरे पास आती थी। अशोक, चूँकि मैं बड़ा करूँ, अशोक अब मुझे बच्चियों को क्या करना है, अब ये वो नीचे जो है ना दुपट्टा, और ये सेमी लड़की जो मैट्रिक के बाद वाली जो लाइफ होती है, और डरी डरी सी लड़की। तो अच्छा ठीक है चाची, आप इसको यहाँ ले जाएं, आप इसको। तो फिर मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल कहता हूँ दस्ते अदब जोड़ के सब लोगों से, कि जब तक आप माहौल बच्चे को देंगे नहीं, माहौल की तब्दीली को वो लेगा नहीं। तो मैंने माहौल बड़ा किरदार है। मैंने इनकी मदर से कहा अब आपकी अपनी बच्ची मुझे दे दें। एंड आई टुक हर। मैं जहाँ जहाँ वर्कशॉप्स करता था इसको भी ले जाता। ये कभी मेरा कैमरे से फ़ोटो खींचती थी, कभी वो जो है वीडियो बना रही है, और कभी वो तमाम चीज़ें नोट कर रही है। यकीन करें आज इसको मुझसे जुड़े हुए तकरीबन कोई 15 से 16 साल हो गए। आज ये मेरे ही इदारे की दी लीड ट्रेनर बन चुकी है। और फ़ख्र की बात पूरी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान की कह रहा हूँ मैं, और मैं बिल्कुल ऑथेंटिकेट बात कर रहा हूँ, पूरी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान की। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल राइटर, उन्होंने अपनी किताब लिखी है छोटी सी। ओए होए, तो राइटर भी देखे। ये मेरा सबसे बड़ा एक सवाल होता है हमारे गेस्ट से, और गेस्ट जो इनको इनवाइट करते हैं उनसे, कि मुझे वो बात नहीं बताते प्रोग्राम से पहले जो कि मेन है। एक राइटर होना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, सर 10 किताबें लिख चुके हैं माशाल्लाह। बस हाँ, एक तो आपने मुझे गिफ्ट दी थी। एक ही लिखी है सर, तो माशाल्लाह 10 लिख चुके अच्छा, हैं। वैसे ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है कि एक राइटर जो है वो मेरे ख्याल से वो एक तश्कीली जहन रखता है बिल्कुल माशरे ऐसा ही है, के माशरे के लिए। लिए। वैसे तो हम आम नज़रों से देखते हैं, लेकिन एक राइटर माशरे को किसी अलग नज़र से देखता है, इंसान के अंदर तक को पहचान जाता है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है महालिका, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। देखें हमारे माशरे में उस्ताद बहुत मिलेंगे, ट्रेनर बहुत मिलेंगे, राइटर कम मिलेंगे। राइटर बहुत कम है। हालांकि आप देखें हम जिस बेसिकली हमारा ताल्लुक़ है जिस सिमत से इकरा से शुरू हुए थे हम, ठीक है ना, आज हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने राइटर नहीं है। तो जब ये राइटर की सोच कब आती है कि जब आप खुद पढ़ते हो। आपको यकीन करेंगे मैं मज़ाहिया एक किसी को मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं और वो हाई रैंकिंग चले जाते हैं। और एक राइटर जो मैंने अपनी बात बताऊँ, मैंने ईयर 2022 में जनवरी में मैंने पोस्ट लगाई थी कि मैं पाकिस्तान का वो रीडर बनना चाहता हूँ जो इस साल के आखिर तक कम से कम 50 किताबें पढ़े। ओए होए, क्या बात है। और आप यकीन करेंगे ये मेरे मौला का करम है मुझ पे कि मैंने 57 किताबें पढ़ डाली। देखिए आप तो लीडर बन गए। तो मेरी खुद की एक किताब है जो मैंने अभी रिसेंटली, मेरी लाइब्रेरी है, मैंने रिसेंटली जो है जो आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को सारी किताबें मैंने अपनी दे दी है, 900 किताबें पूरी लाइब्रेरी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी के बगैर अधूरा हूँ। सुकरात कहता है, ये मैं उनके अल्फाज कह रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं है, तो उस्तादों का उस्ताद है। सुकरात ये कहता है जनाब कि जिस तरह जिस्म रूह के बगैर कुछ नहीं है, जिस्म रूह के बगैर कुछ नहीं है,
जिस घर में किताब ना हो वो भी इसी तरह ही है। ओहो क्या बात है, वैसे ये सच है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, चलो एक राइटर पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आजकल हमें राइटरों से भी ज़रा सी दिलाजारी है कि जैसे कि आपने कहा राइटर तो बहुत है। अगर हम देखें ड्रामा इंडस्ट्री में देखें, नॉवल निगार में देखें, अखबार जहां में देखें, जो कि बनते हैं हमारे मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में। लेकिन मेरे लिए एक राइटर वो होता है जो जिम्मेदारी रखे अपनी कल्चर की जी। क्योंकि आप जो लिखते हैं, वो जो पढ़ते हैं या जो आपके लिखने के बाद देखते हैं, जो देखा जाता है वो इम्पैक्ट करता है आपके माशरे पे, आपके बच्चों पे। तो वो जो आपकी लिखाई है जिससे लोग मुतासिर हो सकते हैं, तो वो जो आप अगर कल्चर को, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारे ड्रामा निगार जो राइटर हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं। अब अच्छा, बहुत बड़े बड़े राइटर जो पुराने हैं उनको मैं देखती हूँ वो बिल्कुल एवरेज लिखते हैं और एक कल्चर का भी एक मतलब ख्याल रखा जाता है। लेकिन आजकल हर कोई बंदा सर राइटर बन चुका है वो भी कॉपी पेस्ट और इससे कितना नुकसान हो सकता है वैसे माशरे में, ये मैं आप दोनों से पूछूंगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा हम भी चाय वाय इंतजाम करें, पानी वानी पिए। सुबह सुबह आपके सामने बैठे हैं तो कोई चार का जीरे का सानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं गाँव पे था। वशत के गुली चारू का ब्रेकन ब्रेकन सारे के मुआवजे सवाल जुस्ता थी जी। तो हम इस बात पे थे कि एक राइटर की कितनी जिम्मेदारी होती है जब वो लिखता है, और माशरे को मतलब माशरे के मद्देनज़र एक राइटर की कितनी जिम्मेदारी होती है। मेरी अभी जो मैंने आपको एक किताब जो हदिया की है, उस किताब के अंदर जो है मेरा एक चैप्टर है कलम कसम और कदम। कलम कसम और कदम सोच समझ उठाना चाहिए। तो कलम आप ही के सवाल का जवाब है। उसमें मैंने लिखा है कि जब कभी भी आप कलम उठाओ तो सच लिखो, हक लिखो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, माशरे में किसी का नुकसान ना हो, किसी की किरदार कशी ना हो, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, गलत ना हो और हद से ज़्यादा भी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख के फिर अगर लिख सकते हो तो लिखो, क्योंकि आपकी कलम लिखने के बाद किसी और का कलम नहीं उठना चाहिए उस पर। क्या बात है सर, क्या बात है। लेकिन अगर हम देखें इस दौर में कलम तो एक मतलब अब तो बैग में भी कलम नहीं मिलते। किसी ने मुझे कहा था कि जो पढ़ी लिखी होती है लड़की तो उसके पर्स में पेन ज़रूर होता है, तो मैं तब से पेन रख रही हूँ। लेकिन आज खैर मेरा पेन किसी ने ले लें हमारी टीम की बातें भाई हम क्यों शेयर करें। तो खैर, तो आजकल के दौर में जब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है सर, वो भी वहाँ पे भी अच्छे खासे राइटर बैठे हुए मेरे जैसे। और जब इंसान बोलता है, जब इंसान लिखता है तो उसके पास शऊर भी होता है, वो सोचने का वक्त भी होता है, वो थोड़ा सोच सोच के चीज़ों को रिमाइंड करके लिखता है। लेकिन जब इंसान सिर्फ बोलता है तो वो ना रिमाइंड कर पाता है, ना उसकी जैसे कि किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो डायरेक्ट वो मेमोराइज करे, चीज़ों को याद करे, और वो जो उसके मन में आए, यानी कि मेरे जैसा बोलते, जैसे कि मैं अभी लाइव में जो भी मेरे मन में आता है मैं बोलती हूँ, तो वो वैसा बोलता है। इससे ना कि किरदार कुशी होती है, बल्कि एक इंसान का पूरा किरदार ही गिर जाता है। और हम सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी देखते हैं। इसमें मैं बात कर रही हूँ हमारे सोशल मीडिया जो एंकर बने हुए, न्यूज़ एंकर बने हुए, रिपोर्टर बने हुए, सो कॉल राइटर बने हुए हैं, पेजेस बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, सिर्फ एक दूसरे की तनकीदी बात। हमारे तो आजकल सियासत में भी एक पसंदीदा मशगला है कि एक दूसरे की किरदार कशी करें, भाई आगे बढ़े। ये नहीं पता कि पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि बाहर मुल्क में हमारी कमज़ोरी दिख रही है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये कितना सही है, कितना गलत है, इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाता? आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि हर कोई कदम किरदार के लिए बात कर रहा है, हर कोई जो है एंकर बन रहा है, हर कोई चैनल जो है वो, हर कोई राइटर भी बन रहा है। हर कोई राइटर भी बन रहा है। अच्छा, वो ये जो बन रहा है ना, मैं अपनी जो सोच के, मैं अक्ल सलीम का मालिक नहीं हूँ, लेकिन अक्ल नाक़िस के हवाले से मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो शख्स तहकीक करके नहीं बोलता, उसको
पेजेस का सहारा लेना पड़ता है। जो असल से उसका भीतर, उसका इनसाइड, उसका बातिन अगर वो नहीं है जो वो दिखाना चाह रहा है, तो वो हमेशा गलत बोलेगा और वो गलती भी करेगा, और वही होगा जो माशरे में नजर आए। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर आपके सामने एज ए बेसिकली एक ट्रेनर, एक मोटिवेटर, एक समाजी जो इंसान नहीं हूँ और मैं बनने की कोशिश करूँगा कोई और हूँ, तो मैं लिटरली वो बात डिलीवर ही नहीं करूँ, मेरे पास स्टैटिस्टिक ही नहीं होगी। आप मेरे शोबे के बारे में पूछेंगे, मेरे पास स्टैटिस्ट ज़बानी याद हो जाएंगी, मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे यहाँ जो लोग जो है ना वो बस इतने और दूसरा ये कि कहते हैं ना कि यार मीडिया आज़ाद है, मीडिया, उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो मन में आए कह देते हैं। फिर यूथ के हवाले से आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जो है नौजवान किस तरफ जा रहा है। तो देखिए ना वही सियासत की बात, तो हमारे नौजवानों को सियासत के चक्कर में लगा दिया गया है। यही तो बात है सर, जो कोई समझ नहीं पा रहा। मैं तो वो क्यों कामयाब है, से डिलीट कर देती वो क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि देखें ना, जब हम यूथ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो हम लोग क्या है, हम ट्रेनर्स बुलाते हैं, उस्ताद बुलाते हैं, आलिम बुलाते हैं, वो बताते हैं चीज़ों, फिर वो करते हैं कोई ऐसा प्रोग्राम तो ख़वातीन को बुलाते हैं और उनसे कुछ करवाते हैं, तो फिर यूथ उसके चक्कर में आ जाती है। वो फॉलो नहीं कर रहे लीडर को, आई एम टेलिंग यू, वो लीडर के बारे में, लीडर को फॉलो करना है तो फिर आप उसका डेट ऑफ बर्थ से लेके सारी चीज़ें, वो एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, मैं एंटरटेनमेंट भी नहीं, ग्लैमर लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, ग्लैमराइज करके यूथ को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जाता है। अच्छा, अगर हम मीडिया की भी बात करें, हम ज़रूर यूथ पे भी आएंगे क्योंकि हम भी, हमारे पास वक्त है काफ़ी। तो अगर मीडिया की, क्योंकि ये भी जो है इफ़ेक्ट कर रहा है यूथ को, क्योंकि पहले हम देखते थे एक ही मीडिया, एक ही चैनल था, उसमें पाक सरजमीन, कौमी तराना जो है वो हम सुनते थे, हम तारीफ़ें सुनते थे, हम आज भी उस चैनल में तारीफ़ें ही सुनते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ें सुनते थे, पाकिस्तान का अच्छा चेहरा हमारे सामने था। मैं जब छोटी थी मुझे याद नहीं कि मैंने अपने मुल्क को इतना सख्त पाया है, हालांकि उस वक्त भी सख्तियाँ थीं, लेकिन मुझे दिखाया नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया कि तुम्हारे मुल्क में ये सख्तियाँ, गुर्बत है, लाइट जाती, मैं जब छोटी थी तब भी लाइट जाती थी, तब भी लोड शेडिंग होती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था इन चीज़ों का, क्योंकि मुझे बताया नहीं जाता था, मुझे कार्टून दिखाया जाता था, मुझे ऐसी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती थी। और मैं चैनल की बात करूँ वहाँ पे भी, लेकिन जब से हमारे चैनल बहाल हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, आज़ादी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने क्या किया कि अपनों को ही दूसरों के सामने बरहाना करना शुरू कर दिया, खासकर अपने मुल्क को। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि हर यूथ जो है उसकी नज़र में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जैसे पहले मैं यूथ की नज़रिए से बता रही हूँ, जैसे काला पानी एक सज़ा होती थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हर यूथ उसके बारे में सिर्फ बुराई जानता है, कोई अच्छाई नहीं जानता। अगर आप बोले भी तो कौन सा, क्यों बोलूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या किया है मुल्क ने हमारे लिए, ये हमारे यूथ की बातें हैं सर। महालिका, अभी आप ब्रेक लेके गई, मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा और ये स्टैटिस्टिक जो आ रहे हैं वो बिल्कुल कंफर्म होते हैं। 7,65,000 यूथ इस मुल्क को 2022 में छोड़ के चली गई है। देखिए, काम करने के लिए किसी और मुल्क में चले, किसी को भी मौका मिल जाए सर भाग क्योंकि जाएगा। हम अपने मुल्क से प्यार नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। देखिए आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप जो थोड़ी गंदी वंदी चादरें होंगी इधर उधर कर लेंगी जी, जरा चीजों को बेहतर कर लेंगी जी। हम क्या कर रहे हैं, हम ये खोल के दिखा रहे हैं। क्या मिसाल दी आपने, क्या मिसाल दी। जब हम अपने घर की गंदगियों को छुपाते हैं, कितना भी हमारा घर गंदा हो, उसको हम साफ सुथरा दिखाते हैं। हम अपने मुल्क को अपना घर नहीं समझते, मैं अगेन बोल रहा हूँ, हम अपने मुल्क को अपना घर नहीं समझते। जिस दिन ये सीने पे लगा होगा ना, आंसू आ रहे, ये है जज्बा, ये क्योंकि हम लोग सिर्फ 14 अगस्त को ये लगाते हैं। हाँ, ये बात 14 अगस्त के बाद ये झंडे जो है वो नीचे गिरे हुए पड़े होते हैं। यही तो बात है सर कि हमारे यूथ के, आप जो मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे यूथ को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ उनका ख़राब होता जा रहा है, वो पता नहीं किस, अच्छा माँ बाप से भी तरबियत होती है बच्चों की। अब जैसे आप हैं, अगर मैं हूँ, हमने सीखा है बड़ों से कैसे बात करते हैं, आज तक वो तरबियत साथ में है। अब तहजीब तरबियत ये ख़त्म हो चुकी है। बड़े जब बात करते बच्चे उन पे हंसते, और बड़ा होना, यानी कि आजकल बड़ा होना इनके लिए एक मजाक बन गया है कि ये तो बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ी हो चुकी है। मैं हमेशा ही प्रोग्राम में बात करती हूँ क्योंकि इसकी जिद में मैं भी आ जाती हूँ, तो बड़ा होना मजाक हो चुका है। तो अच्छा, आप उनको पता है क्या कहें
आप उनको इंटेलेक्चुअली जो है ना बीट करें। बोले आपको पता है आपकी कहलाती है टीन एज, वो टीन एज जो है वाइज एज नहीं होती, वाइज एज आफ्टर 40 वंस यू बिकम 40 ओवर 40 यू बिकम वाइज, तो वी आर वाइज, वी आर वाइज। जी जी। लेकिन सर मैं कह रही हूँ तरबियत आप देखें ना कि माँ बाप क्या वो गलतियाँ माँ बाप कर रहे हैं। चलो हम स्कूल भी भेजते हैं अगर बच्चों को, माहौल तो पैसे पहले भी हमारा वैसा ही था जैसे है, स्कूल भेज रहे तो स्कूल में भी क्या उनको उनकी तरबियत नहीं हो रही। मैंने देखा है कि टीचर भी मारती हैं पीटती हैं, पता नहीं क्या। बच्चे के दिमाग की बात करें थोड़ी सी, आप मोटिवेट करते ही हैं, आप ट्रेनर हैं माशाल्लाह, आपको कितने मुश्किलात सामने आते हैं। जैसे कि आप लियारी में भी आप ट्रेनिंग करते, शुरुआत आपने लियारी से की, और अब अभी मौजूदा हालात में आपको कैसा फील हो रहा है कि बच्चों की दिमागी तवाज़न या उनके दिमागी ख्यालात या जो भी है वो कितनी मुश्किलात सामने आती हैं आपको? देखिए, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो स्टार्ट है वो यूथ से ही होता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल बेसिक पे जाएं तो जो छोटे बच्चे से उसका करियर स्टार्ट होता है, तो बच्चा जब वो पैदा हो रहा है, आजकल का तो पेरेंट्स का यही होता है कि 2.5 साल में उसको स्कूल भेज दें। 2.5 साल में ही, अभी तो यानी उसके खेलने के दिन शुरू हुए हैं और उसको हम स्कूल भेज दें। जल्दी जल्दी मैट्रिक करके फ्री हो जाए। हाँ, मतलब वो जब 16 साल की उम्र में हो तो उसका मैट्रिक कंप्लीट हो जाए। लेकिन इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आजकल स्कूलिंग जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है। आपकी स्कूलिंग 4 साल 5 साल पहले से शुरू हो रही है, जो कि आपका मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, प्रेप 2 है। 4-5 साल तो ऐसे ही बच्चे को गुजारने। जब वो 5 साल ऐसे ही गुजारने के बाद जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है तो उसका लेवल क्या होगा? वो तो वैसे ही 5 साल वो गुजार चुका है, खेल चुका है, लेकिन उसको वो लेवल नहीं मिल रहा है जो उसको घर पे मिलना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ दैट कि पेरेंट्स जो हमारे हैं वो जिम्मेदारी, एक बात होती है कि टीचर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी जी। तो हमारे पेरेंट्स जो है वो स्कूल भेजने के बाद अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। हाय हाय। वो ये कहते हैं कि अच्छा बच्चा स्कूल तो जा रहा है, स्कूल जाने के बाद फिर वो ट्यूशन भेज देते हैं। अगर वो ट्यूशन और स्कूल जाने के बाद भी अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा तो वहाँ हम अपने आप से सवाल पूछने के बजाय हम टीचर से और फिर ट्यूशन वाली बाजी से पूछते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर क्यों कम आए। सवाल ये होता है कि भाई क्यों मेरे बच्चे के कम आए। अच्छा, वो ये तवक्को वो ब्लेम करते माँ बाप को, माँ बाप ब्लेम करते टीचर को। जी जी, तो फिर इन दोनों की जद में बच्चा तो पिस रहा है, ना अटेंशन उसको स्कूल की तरफ से प्रॉपर मिल रही है और ना अटेंशन उसको पेरेंट्स की तरफ से मिल रही है। जब वही बच्चा बड़ा होता है, मैट्रिक तो जैसे तैसे वो कर ही लेता है। मैट्रिक के बाद उसकी काउंसलिंग शुरू होती है, जो करियर काउंसलिंग, जो कि बहुत सेंसिटिव पीरियड है उसके लिए। एक तो एज वाइज भी, क्योंकि मैट्रिक के बाद आपकी एक टीनेज होती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एज है। उस एज में अगर तो बच्चे के पेरेंट्स उसका सही ख्याल रखते हैं और देखभाल उसकी सही करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो ठीक है, वो सेट हो जाता है, वो बच जाता है बुरी चीज़ों से। लेकिन अगर पेरेंट्स उस पर तवज्जो नहीं दे रहे तो माहौल की जद में वो आके अपने बुरे दोस्तों की संगत में बैठ के वो भी वैसा ही हो जाता है। फिर वहाँ उसकी करियर काउंसलिंग नहीं होती। तो फिर जो हमारा जो इनोवेटर्स का जो काम है वो वहीं से ही शुरू होता है। हम बच्चे को उसकी माहौल की जो बेसिकली जो जद है, जो बुराइयां हैं, या देखा जाए जो अगर उसके दोस्त हैं, उसकी सोहबत से निकाल के हम उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करवाते हैं। हम वहाँ से उसकी करियर काउंसलिंग करवाते हैं कि मैट्रिक के बाद से बच्चे को जब ये नहीं पता होता कि मुझे साइंस लेना है या मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे प्री मेडिकल करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं पता। हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि मेरे बच्चे का शौक क्या है। हम उसको सिर्फ बता देते हैं। जी। बच्चे को मेरी माँ ने मुझे बता दिया था, बेटा तुम्हें जो है वो बैंक में जॉब करनी है। एट दैट टाइम माय इंटरेस्ट वाज नॉट दैट। शुक्र है मेरे घर वालों ने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि मुझे क्या करना है। मैं बैंक में जॉब क्यों करूँ, मेरा इंटरेस्ट उस वक्त था ही नहीं। लेकिन फॉर माय मदर सेक मैंने 3 महीने बैंक में जॉब की, मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की। 3 महीना जॉब करने के बाद आई स्विच्ड, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं वो नहीं बन सकती थी जो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं क्यों बनूँ। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी सोसाइटी में आज भी वही है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा कुछ और बने, लेकिन एक्चुअल बच्चा वो होता नहीं है, वो बनना कुछ और चाहता है। उसमें कुछ और फन होते हैं, कुछ क्योंकि हर इंसान में अपना फन होता है, Exactly. अपनी एबिलिटी होती है, क्वालिटी तो होती है। हम वहाँ से जो ना उसकी करियर उसकी पिंच करते हैं, उसको पॉइंट बताते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर ये चीज़ है तो यू कैन बी गुड एट दिस। लेकिन इससे माँ बाप जो है वो कितने आप में सेटिस्फाई होते हैं ना। उसके लिए हमारे लिए प्लान ये होता है कि जब हम बच्चे की करियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात करें,
उनको उनसे समझाएं। मिलें। अब जैसे कि एक असल में आप जैसे कि आपने कहा बच्चे का फ्यूचर तो डिसाइड करने वाले माँ बाप हैं, Exactly. सिर्फ डिसाइड करने वाले, Decide करने वाले। उसकी राह हमवार करने वाले नहीं, बल्कि और ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के पेरेंट्स यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक मतलब एक वालिदैन ये सोच रहे हैं कि बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा। आपने ये परख लिया कि बच्चे में कुछ और फन है, कुछ और फन है। इसका शौक कुछ और है, पेंटिंग में है बहुत और से देखा वो जाए। माँ बाप कन्वेंस करने में कितने मतलब वो राजी हो जाते हैं? ऑफ कोर्स फॉरेन तो नहीं होते। नहीं होते। हमें तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, हमें तो काफ़ी जो है वो ऑब्स्टिकल्स आती हैं रास्ते में, बहुत से हमें सुनने को ही मिलता अच्छा, है। तनकीद भी बहुत होती है। तनकीद तो बहुत ज़्यादा होती है। वो ये कहते हैं कि हम बच्चे को शायद ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा पर्पस ख़राब करना नहीं ये होता बड़ा है। मजेदार चीज है ना हाँ। कि बच्चा जहाँ पे सही कर रहा है वहीं पे खराब दिखता है, खराब की और जहाँ पे खराब खराब कर रहा है वहीं वो पे सही सही दिखता है। लगता अच्छा, ये बड़ा अजीब अगर है। यही बात अगर बिल गेट्स कहे तो वो उसके सक्सेस रूल्स में, वो कह के डू व्हाट यू लव, जी तो फिर हम माशरे वाले सब एक्सेप्ट कर रहे हैं और इतना पैसे वाला आदमी ने बात की है तो बात सही तो है। सही उसके सक्सेस रूल्स में वो कह रहा है डू व्हाट यू लव, तभी तुम वो What you बनोगे love. जो जो आपको पसंद हो पसंद वही हो, वही करो, करें। तभी तुम वो बनोगे जो तुमने सोचा भी नहीं है। है क्या बात है वाकई में। तभी तो पैशन विद प्रोफेशन क्यों कहते हैं कि अगर आपका जो पैशन है ना आप उसी को जब प्रोफेशन में डाल देते हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद शोहरत के मकाम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका वो पैशन ही प्रोफेशन बन जाता है। और लेकिन जो आपका हमारे प्रोफेशन है, जो आपका शौक है, आप मैं ये मानती हूँ कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक फन के दिया हुआ है, फन देकर बहुत, दुनिया में भेजा है। बिल्कुल। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर्स देखे जो कि मेरे मतलब मैं आर्टिस्टों की बात कर रही हूँ, वो मेडिकल फील्ड कंप्लीट करके मेडिकल से निकले हैं क्योंकि उनको आर्टिस्ट बनना था। कोई म्यूजिक, किसी को म्यूजिक का शौक था, कोई किसी फील्ड में जाना चाहता था, वो मेडिकल छोड़ के वो अपने शौक पे गए हैं। तो ये कितनी उनकी कितनी जिंदगी उनकी जाया हुई। हुई, बिल्कुल। अगर जिंदगी वही चीज भी अगर उसी चीज पे उसी डगर से स्टार्ट करते जी। तो फिर कुछ और ही बन चुका। लेकिन वाकई में हम लोग शायद बच्चों के बारे में सोचते नहीं है, सोचना नहीं चाहते, या सोचना चाहते हैं मजबूर हैं माशरे से। इस बारे में बात करेंगे क्योंकि माँ बाप भी आजकल मजबूर है। क्यों मजबूर है मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जो चाहे वो बने, हाँ थोड़ी सी प्रोटेक्टिव भी हूँ, ये बात तो है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची, मुझे पता है कि वो आर्टिस्ट बनेगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो आर्टिस्ट बने या डॉक्टर बने, जो भी बने, जो उसका शोबा है, जो उसके अंदर फन है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहे थे सर, फिर आएंगे आपसे बात करेंगे। मेरी चाय ठंडी हो गई। गुरिचल को जीरे सानी ब्रेक ही पता साड़ी भी मैं घूम पिता। वर्षत के ब्रेक रन गुली चारू का ब्रेकांची सारी चुके रवानगी इस तरह गप कर गए थे तो मंगो बल्कि फंबल में, लेकिन वह फंबल न बीता संभालित मंगी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे यूथ की, और यूथ को जैसे कि आपने कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं यूथ को, लेकिन फिर भी अगर हम आज मौजूदा माहौल को देखें, बहुत ख़तरनाक माहौल वैसे जा रहा है स्टडी के। हमारा तालीमी निज़ाम जो कि बहुत सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। हर स्कूल जो है अपने लिए किताबें, मतलब वो इतना मुश्किल बना दिया कि बच्चा जो है अपनी बहन की किताबें भी यूज़ नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर मामले में फाइनेंशियली बर्डन, फिज़िकली बर्डन, मेंटली बर्डन। एक बच्चे पे तो फिज़िकल मेंटल बर्डन होता ही है, और वो बच्चा जब उस वक्त जब ग्रोथ होता है तो मेरे ख्याल से वो एक मुरझाया हुआ इंसान बन जाता है, या उसको किसी से, आजकल मैं देखती हूँ टीन एज को किसी से बात करने की चाह ही नहीं है, बस वो मोबाइल के साथ लगा हुआ है। और वैसे जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि हमने टेक्निकली भी इनको बाउंड किया हुआ है चीज़ों में। मोबाइल पे 2-2 बजे 3-3 बजे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने किताब की बात की, पहले किताब पढ़ते थे हम लोग। मैं तो खैर बहुत किताबी मैं नहीं पढ़ती थी, मुझे बहुत नींद आती है। मेरे लिए किताब जो है बहुत सुकून और तस्कीन की चीज़ है, क्योंकि मुझे नींद आती है। हाँ, लेकिन आजकल के दौर में बच्चे किताब तो नहीं पढ़ते सर, ऑनलाइन रिसर्च करते हैं जो टीचर बताती है, तो उनकी रिसर्च ही इतनी नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये यूथ कभी सुधरेगी पाकिस्तान की, देखिए या सुधर चुकी है? मैं एक छोटा सा वाक़या यहाँ पर मेरे उस्ताद कासिम अली शाह की किताब से मैं उठा रहा हूँ। उस्ताद हैं, उनकी किताब पढ़ी है तो वाक़या सुनाने में भी उनको कोई खर्च नहीं होगा।
जंगल में आग लगी हुई थी, सब लोग जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया जो है वो अपनी चोंच पे एक एक ड्रॉप वाटर लेके और वो आग के ऊपर बुझा रही थी। तो ये तो किसी शेर वेर ने पूछ लिया होगा, अरे भाई तेरी तो क्या कर रही है, इतनी छोटी सी चिड़िया एक एक तुम्हारे जो है ना कतरे से क्या जंगल की आग बुझेगी। तो उसने कहा, रोज़े हश्र जब मुझसे सवाल होगा, जंगल में आग लग रही थी तो तुमने कुछ किया। ओ क्या बात है सर। तो ये जो माशरा जिसमें आपने कहा कि यूथ जो है क्या कभी सुधरेगी, तो मैं रोज़े हशर मालिक के सामने यूँ हाथ जोड़ के और मना ना करूँ, मैं ये कहूँगा कि या अल्लाह मैंने कुछ किया। मैं यूनिवर्सिटीज़ तक गया, मैं गलियों कूचों तक गया, मैं घरों तक गया, मैंने खुद अपने पैसे खर्च करके कॉन्फ्रेंसेस करवाई, अपनी जेब के ऊपर वर्कशॉप्स किए, लोगों को बुला बुला के कहता था आओ सीखो पढ़ो, आओ सीखो पढ़ो और ख़ुद को तब्दील करो। सर कितना जैसे कि पहले शुरुआत में आप माशा से बहुत सेंसिटिव है, मैं देख रही हूँ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर से फनकार भी हैं, क्योंकि एक राइटर फनकार भी होता है। जी बिल्कुल। और सेंसिटिव इसलिए कह रही हूँ कि असल फनकार जो है बहुत हसास होता है, वो पानी की खनक को भी सुन लेता है, महसूस कर लेता है। तो ये मैं आपकी आंखों से देख रही हूँ बार बार कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो कितना मुश्किल हुआ, जैसे कि आपकी अपनी भी लाइफ थी, आपका अपना भी फ्यूचर था। अब जैसे कि मैं इनकी भी बात करूँ, ये भी आपसे जब जुड़ गई थी तो इनकी अपनी भी लाइफ थी, अपना भी फ्यूचर था, बैंक जॉब छोड़ के आई हुई थी। तो नुकसानात का कभी सोचा नहीं, कभी फील नहीं हुआ कि क्या हम लोग ये कदम उठा रहे हैं, कामयाब हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते? कितने टाइम बाद मुतमईन ही हुई आप? नुकसान की बड़ी अच्छी यहाँ पर मैं मिसाल दूंगा कि इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ इस दुनिया के अंदर उसकी जान होती है। और कुछ लोगों ने तो मुझे आंखों पे पट्टी बांध के बंदूक पे रख के कहा था कि छोड़ दो, जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे यही होता है। नहीं, लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं आई लव, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते। हाँ, कि वहाँ के लोग बच्चे जो है तो वो तब भी मेरा मुद्दा यही था कि नहीं यार, लोगों को तब्दील करना है। देखें, इनकलाब खून मांगता है, क्या पता वो मुझे मार भी देते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जब तक ज़िंदा हूँ, वही मैंने आपसे बात की कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा अच्छा कोट है। उसने कहा कि अगर आप रास्ता जानते हो तो जो गुमराह है वो आपकी ज़िम्मेदारी बन चुका है। क्या बात है। तो बस वो जो गुमराह हैं, हम कोशिश करते हैं, हम किसी भी तरह दामे दरने सुखने उनको बेसिकली जो लेके उनको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मुल्क पूरा प्रॉब्लम्स में जकड़ा हुआ है। अभी तो बहुत गंदा एक ख़तरनाक माहौल बना हुआ है। अब उसमें से भी देखिए ना कि अगर आपने 100 लोगों में से किसी एक की ज़िंदगी संवार दी तो कितनी बेहतरीन बात है। मैं एक छोटा सा एक वाक़या मैं यहाँ पर पेश करूँगा। मेरे पास एक औरत आई अपना जवान लड़का लेके, लियारी में मैं पढ़ाता था, तो उस वक्त मुझे कहा कि बेटा इसको ज़रा पढ़ाओ ना इंग्लिश। मैं कहा जी अम्मी को मसला। अच्छा, मैं दूसरी की माँ को भी अम्मी ही कहता हूँ, ये मेरा तरीका। अम्मी तो अम्मी है ना, मेरे मुंह से भी अम्मा ही निकलता है। तो मैंने कहा अम्मी में कोई मसला नहीं है। कह रही, फिर मैंने उस लड़के को देखा, उसका हुलिया ऐसा था बड़ा, टपोरी टाइप, टपोरी फुल टाइम वो टपोरी था ही। तो उससे इंटरव्यू किया तो वो चर्च पर सप्लाई करता था, इधर से लेके बेच के तौर पर। तो मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा यार ज़िंदगी में गोली से मरोगे क्या, या बद्दुआओं से मरोगे? या तो अगर मरना है तो किसी की दुआओं से, ऐसे मतलब किसी के लिए कुछ करके मरो ना। मैंने कहा तेरी माँ है, तेरा बाप तो है नहीं, क्या करती यार ये बेचारी बुढ़ी औरत जो है। देन उसको चेंज किया। वो लड़का आज क्लिफ्टन के अंदर आपके सामने ही उसकी दुकान खुली हुई है, मोबाइल रिपेयर करता है, सेल करता है, और अच्छा कारोबार है। देखिए आपने एक ही ज़िंदगी, सदका जारिया है बस। वो जब तक जिंदा है, वो जब तक कमाता है, उसकी माँ जब तक, काश ऐसे लोग हों, या हम सब की भी जिम्मेदारी है खैर कि मैं अपने सामने अगर किसी को देखती हूँ या अपने मोहल्ले के बच्चों को देखती हूँ, मैं डर जाती हूँ, मेरे कदम नहीं उठते, क्योंकि उनके पीछे जो ताकत है उन तक मैं पहुँच नहीं पाती। और मेरे पीछे जो बैठे हैं, अब जाहिर बात है उनकी ब्लैकमेलिंग ही आपके मेल होते हैं, आपके घर के मर्द हजरात होते हैं, उनका सौदा मैं कर नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी यानी अपनी फैमिली की ज़िंदगियाँ हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक अंदर से जो खुद को मार देते हैं, मैं मर जाती हूँ अंदर से
कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई जादू आ जाए मेरे हाँ, पास, कि कुछ चीज़ आ कर जाए मेरे पास, मैं या तो इनको मार दूं। अच्छा मेरा दिल ये भी करता है कि या तो इनको मार दो। कहते हैं ना गंदी मछलियां हटाओगी तो तालाब गंदा नहीं होगा। कभी कभी दिल ये भी करता है कि बस खत्म कर दो गंदगी को, लेकिन कभी महसूस होता है कि अपने सामने के बच्चे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब खुशल मंगल है अब खुशल मंगल, अब ठीक है, माहौल थोड़ा सा ठीक है। लेकिन जब बाहर जाती हूँ ये चीज़ें देखती हूँ सर, मुझे गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा। अब अगर हम यूथ की बात करें, वैसे आप माशाल्लाह से फ़ीमेल हैं और आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे ली। इन्होंने तो बहुत मेहनत की ज़िंदगी में, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए। लेकिन आपने मतलब जैसे कि इन्होंने कहा कि एक टपोरी टाइप का बंदा था, अब ये मर्द थे उनके सामने ना, तो ज्यादा रिएक्शन मेरी दोस्त जो है वो टीचर थी, सही है अभी भी सही। वहाँ पे सुपरवाइजर, अब तो सुपरवाइजर बन गई हैं। तो क्या हुआ था कि वो जो टपोरी टाइप के आपने कहा था ना कि वो होता है हमारे बलोच जो फैमिलीज हैं उनके लड़के ऐसे ही होते हैं। तो उसने किसी को डांट दिया। बदले में उसने कहा कि बाहर आओ, तुमको मैं देखूंगा भाई। वो जब बाहर गई तो एक हुजूम खड़ा था लड़कों का। वो बेचारी फिर अंदर फोन करके रो रही, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं दिल करते मैं जॉब छोड़ूं, बेचारी को जॉब। उसके बाद वो चुप हो गई वैसे। तो ये भी सिचुएशंस आते हैं, तो आपके सामने आए? नहीं शुक्र है मालिक का, इस तरह का नहीं हुआ आया। है कि बाहर आओ। हमारे यहाँ तो मर्द टीचरों को भी यही धमकियाँ। अभी देखिए ना, अभी सोशल मीडिया पे चंद हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। एक बच्चे को उस्ताद ने थप्पड़े मार दी होगी, तो वो बच्चा अपने फादर के टीचर था शायद, उसके फादर जो है उसके पास चले गए। उस बल्कि बारिश इंसान था, वो बड़ा अच्छा टीचर था, उसको मार रहे हैं, उसके बच्चे से थप्पड़े मरवाई उसको। हाँ। अच्छा मैंने एक वीडियो देखी थी कि सीढ़ियों पे जो है जी, बच्चे वही को मार दो। जी जी। जी अब यहाँ देखें। अब मैं इसी चीज़ को लेके मैं हर साल एक प्रोग्राम करता हूँ, कॉन्फ्रेंस होती है सलाम उस्ताद के नाम से, इनोवेटर ही करता है। उसमें हम जाके स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाके, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा थोड़ा सा उसमें मेच्योरिटी में होते हैं ना, खून गर्म होता है, जवान होते हैं, उनको सिर्फ कहते हैं यार उस्ताद की अजमत है, उस्ताद की। मैं मेरा खुद का ये है, पहले तो मैं खुद अपनी ऊपर रख के साबित करके फिर लोगों को समझाता हूँ। मैं कहता हूँ देखो 3 लोगों के लिए ज़िंदगी के अंदर है ना, हमेशा खड़े रह जाना। 3 लोगों के लिए हमेशा खड़े होना। एक तेरे माँ बाप के लिए, जब भी आए ना खड़े हो जाओ। दूसरा तुम्हारा उस्ताद, जब भी आए ना खड़े हो जाओ। और तीसरा इस मुल्क का कौमी तराना बजे ना, खड़े हो जाओ। बाकी किसी के लिए नहीं। अच्छा जब कौमी तराना बजता है तो मेरे अंदर की जो एक पता नहीं क्या है रूह है, पता नहीं वो इतना झुंझुनाहट होती है कि वो जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। अभी तक भी इतनी मोहब्बत है। मैं नहीं जानती कि बच्चों को क्यों नहीं है मोहब्बत, क्योंकि हमने उनके दिल में मोहब्बत नहीं डाली है। अगर हम तरबियत की बात करें तो ये जो रास्ते में, जैसे कि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर जी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हाँ मजबूरियाँ भी हैं कुछ लोगों की। लेकिन ये जो रास्ते में आप लोग देखते हैं, सर एक छोटी सी बात पूछ रही हूँ, ये जो रास्ते में आप देखते हैं, माँ बच्चों के लिए कमाते हैं। मैं सबको हमेशा मना करती हूँ कि इनको पैसे ना दें, ये ज़रूरतमंद नहीं है। इनके घर में एक रिवाज है कि इनके मर्द काम नहीं करते जी। हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसी औरतें हैं जो काम करती है। अच्छा क्योंकि उनके यहाँ भी यही रिवाज है कि मर्द काम नहीं करते। या हबशी, ये अफ्रीका के एक कौम है, वहाँ पे ये रिवाज है। ये पाकिस्तान में भी ये है, ये पता नहीं कौन सा, मैं क्या बोलूँ अब इन मर्दों को। अच्छा ये होता है कि वो काम नहीं करते। तो यहाँ हमारे मोहल्ले में जो औरतें हैं वो बच्चों के साथ आती हैं, बच्चों को स्कूल में भी डालती हैं। सिंधी हैं सारी माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन मैं उनको समझती हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी इनकी बच्चियाँ पढ़ती थी। माएँ बंगलों में जाके काम करती हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो औरतें जो बच्चों को लेके धूप में, और ये भी तो पाकिस्तान के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी शहर से, किसी भी कोने से हो, तो क्या इनके लिए कदम उठाना हमें नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। और मैं इस बात को अभी से नहीं, कोई तकरीबन कमोबेश 7-8 सालों से मेरे जहन में था। आपने देखा ना, स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ फलां, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, फलाना फलाना फलाना। तो मैं कहता स्कूल ऑफ बेगर्स। मैं कहा या अल्लाह मुझे इतने ज़रूर पैसे देना मरने से पहले कि मैं क्या करूं। आपको पैसे कमाने हैं ना, आप कमाओ। अपना बच्चा है ना 4-5 घंटे के लिए एक वैन आए, उसमें बिठाओ, वो जाएंगे, वो एक जगह पे स्कूलिंग करेंगे। यार तू भिखारन है ना, तू भले भिखारी मर, इसको भिखारी ना बना। क्या बात है सर। ये मेरा एक विजन है।
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इतने मुझे पैसे दे कि मैं एक बहुत बड़ा स्कूल बनाऊं, अल्लाह पाक करे कि आपको ऐसे फाइनेंस मिले, आपको ऐसे स्कूल ऑफ investor बेगर्स मिले। बनाऊं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी, ये तो मेरी भी ख्वाहिश है कि बेगर्स की नहीं है, क्योंकि बेगर्स है ही नहीं ना, उनको चेंज इनके सर पे किफालत हाँ। करने वाले लोग हैं। आप बताएं, जहालत की ये हालात है। मेरे घर के सामने एक मर्द बैठा हुआ था, और मैं सच बता रही हूँ, रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। एक मर्द बैठा हुआ था, जवान, बिल्कुल ये मुदस्सर की तरह, इसी स्टाइल में था, बैठा हुआ था, इतनी सी बच्ची थी, और घर घर में जो है कह रहा था कि मेरी बच्ची बीमार है, इसके लिए पैसे चाहिए, मेरी बच्ची बीमार है, इसके लिए पैसे चाहिए। मैं उसको कोई 3-4 घंटे से देख रही थी, बच्ची धूप में सड़ रही है। मुझे गुस्सा आता है, मैं ऐसे लोगों पे एक्शन लेती हूँ। मैंने कहा भैया जरा इधर आना, ये बच्ची तो बीमार है, तो उसको धूप में क्यों सड़ा रहे हो? आप मर्द हो, इसके बाप हो, आप जाके इसके लिए काम करो ना, आप क्यों इसके साथ खड़े हो? आप बच्ची से, मतलब बच्ची को जरिया बना के पैसे कहता है। दे। अच्छा, उसका कहना क्या था सर? मुझे कोई नौकरी बाजी मेरी बीवी मर गई है, इसके लिए दूध के पैसे नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तो क्या घर आपकी बीवी चलाती थी? तो शर्म आनी चाहिए, फिर शादी क्यों की, फिर बच्चे क्यों? मैं उसको भी मोहल्ले में इतना डांट रही हूँ, इतना मुझे गुस्से से गुस्सा आता जाके, तो बाजी मुझे पता नहीं था, बाजी मुझे पता नहीं था, आइंदा नहीं लाऊंगा। अच्छा, इतनी मेरी हालत बुरी हुई। अब फिर पूरे मोहल्ले वाले भी कह रहे अच्छा कि इसको डांटा। अच्छा, मैंने कहा तो फिर आप लोग डांटो ना इसको, बच्चों को क्यों ख्वार करते हो भैया? अच्छा, इनको पैसे देना बिल्कुल, मैं कहती हूँ हराम है, क्योंकि मैंने अक्सर इनके बच्चे देखे बेहोश ही हालत में इनके कंधों पर है। एक तो भाग गई थी मुझसे, मैंने कहा भाई बच्ची को उठाओ जरा, मैं शूट पे जा रही थी तो बच्ची उठ नहीं सकी। तो इनको पैसे देना हराम है। जो अपने बच्चों को ख्वार करके कमाए, उनको पैसे ना दे, ये हलाल नहीं, ये हराम है, क्योंकि ये बिल्कुल सही, इनके मर्द हज़ार बिल्कुल सही हालत में है, बस ये बच्चों से काम करवाते हैं। खैर सर, फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। दी इनोवेटर ना, इनोवेटर्स, हाँ, ये मैं ज़रा प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है। तो इसके और क्या क्या मकासद हैं, और आगे जाके फ्यूचर जो आइडियाज़ हैं, आप क्या समझते हैं कितना इसको और ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा मौजूदा हालात दौर में बच्चों के मेंटल स्टेटस को देखते हुए? दी इनोवेटर्स 1996 के अंदर ये पैदा हुआ, और अब तक 27 साल हो गए। 1996 में जब ये पैदा हुआ था तो इसका काम सिर्फ ये था कि लोगों की जो जहनी तरबियत पे काम किया जाए, जिसमें नौजवान तबका था, जो मतलब स्कूल के बाद वाला। फिर हमने क्या किया, चूँकि हालात और दौर के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, अब जो है इसकी भी एक्सपेंशंस बहुत हो गई हैं। एक्सपेंशंस ये लियारी से शुरू हुआ था, अब पूरे पाकिस्तान में हमने इसको लेके जाके करते हैं। जो हमने पंजाब में भी जाके वर्कशॉप्स किए हैं, हमने कश्मीर तक जाके वर्कशॉप्स किए हैं, सिंध तो पूरा कवर हो चुका है। अभी तक आप लोग वर्कशॉप भी कर रहे हैं? यस, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस हेल्प करने। यस, और तकरीबन जो है हम लोगों ने अभी जो मैंने लास्ट जो सेशन किया था, दैट वाज 493, यानी कि हम लोग 500 के करीब पहुंच रहे हैं। ये बड़ी मुश्किलों से हमें जगहें मिलती हैं, बड़ी मुश्किलों से हाथ जोड़ के कि यार हमें किसी के पास बड़ी जगह है हमें दे दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं। एक फ्लायर डिज़ाइन करने से, ट्रेनर्स को हायर करना, उनको बुलाना, वो आ जाते हैं, फिर उनके लिए सोवेनियर्स तैयार करना, फिर जगह करना है, तो कभी हमें पैसे देने पड़ते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ से हम लोग काफ़ी मिन्नत समाजत करते हैं, यार हमें सिर्फ जगह दे दें, हम आपके स्टूडेंट्स के लिए खुद आना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ रियली, और फिर मीडिया की कुछ और भी काम होते हैं, इट इज़ रियली इट कॉस्ट अस एन आवर एंड अ लेग। फिर आते हैं हम उस पर कि तब्दीलियाँ क्या क्या हुई। तब्दीलियाँ ये हुई हैं कि वर्कशॉप से स्टार्ट हुए, फिर कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। साल में हमारी तकरीबन 4 बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। गौहरे नायाब, इसमें आप अभी ये जनवरी में और फरवरी में होती है। दूसरी जो है, जो हमने एक तबका ऐसा था, किसी ने मुझे कहा अशोक तुमने तो हार्ट फेयर वालों को सबको तो बुला लेते, उनका क्या होगा जिनकी बीनाई नहीं, जो सुन नहीं सकते, बसारत से महरूम है। तो फिर उसके लिए हमने काम किया था DYS, डिफरेंटली एबल्ड यूथ समिट। हमने क्या कहा, क्या है, आपने टाइटल कितना प्यारा दिया है कि किसी को हर्ट भी ना हो, नहीं हो। तो वो क्या है कि उसमें हमने क्या किया, हमने डिफरेंट NGOs से वो जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, सीखते, उनको बुलाया और उनको सेलिब्रेशन करते हैं। हमने कहा कि भाई आपका बच्चा बोल नहीं सकता, वो क्या कहते हैं, आँख नहीं है उसकी, महरूम है ना, लेकिन वो गाता ज़रूर अच्छा है। उस हुनर को ले आए। उस प्रोग्राम के अंदर होस्टिंग सिर्फ हम लोग संभाल रहे होते हैं, मैं और तुलसी, हम लोग उसमें नौकर हैं। वो व्हील चेयर पे आते हैं और खूब झूमते हैं, डांस करते हैं। ये क्योंकि एक वैल्यू उनको मिलती है, उनके अंदर की जो क्वालिटी है
वो आप उनके सामने ला रहे भाई हैं। हम तो कवाली क्या बजा रहे हैं, बीनाई से महरूम में कवाली और बजा रहा इतने अच्छे है, singers, क्या सिंगर्स हैं। रोंगटे सर, खड़े हो गए encourage थे करते तो उनको वो ना वो मेरा भी एक बिलीव है कि अल्लाह ताला एक हाथ से लेता है ना तो 100 हाथ से देता है। हाय हाय, क्या और वो बात है। बच्चियां तो उनके लिए भी जो करते हैं। सुन नहीं सकती हैं जी। लेकिन उन्होंने एक सॉन्ग पे परफॉर्म Perform किया किया है, है, लिप सिंक lip sync करके, करके। कैन यू इमेजिन। तो उनके सर, ये talent लोग से- ड्रामा नहीं देखते हैं सकती भाई, हैं। क्या मतलब सुन नहीं जी, सकते। हाँ। हमारे Lip यहाँ sync। एक मतलब लड़की है, वैसे तो वो जब बात भी करती है ना इशारों से, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी पंचायती कोई नहीं है। मैं कभी कभी कहती हूँ अगर इसकी जबान होती ना सब कान बंद कर देते हैं। वो इतना बोलती है हाथों से ना, हाथों से बच्चा जी sign इधर language समझाने करेगी, हाँ। लगेगी। वो स्टार प्लस तेज के होते ड्रामे हैं। देखती है और उसको पूरी माशाल्लाह किस्तों की हर Story के चीज, साथ हालांकि सुनाती डिस है। डांस के बावजूद हाँ। उसको पता है कि क्या उनकी हो दूसरी रहा है। शक्तियां तेज हो जाती है ना। मैंने क्या, अगर एक हाथ से लेता है तो 100 हाथ से देता है। एक हिस्स जब आपकी कमजोर हो जाती है बाकी बाकी सारी हिस्से हिस्स। तो बाकी। अच्छा, इसमें भी आपको फिर ये तो आपको मजेदार लगता होगा क्योंकि बड़ा ऐसे मजा। लोगों को ये इनकरेज साथ में करना। फिर ये कोविड स्टार्ट हुआ तो हमने उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए अच्छा, कोविड में हमने नहीं किया फिर ये इन लोगों के, बाकी तो दूसरे काम होते रहे। फिर हमने सोचा कि भाई लोगों के अंदर जो है ना जॉब हासिल करने के लिए प्रॉब्लम होती है, उनको सीवी लिखना नहीं आता। फिर मैंने और तुलसी ने काम शुरू किया, सीवी किस तरह लिखा जाता है और Interview किस तरह इंटरव्यू दे, क्योंकि हम लोग खुद एक बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, एचआर में रह चुकी हैं, एडमिन और ये, और मेरी जो बड़ी दूसरी स्किल्स है, हमने कहा इनको भी करते हैं। उनको वही बच्चा जब घर से निकलता है ना, उसकी उम्मीदें होती हैं कि मैं जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन उसको नहीं पता कि किन वजूहत के वो नहीं है। भाई अगर मैंने ये जुराबें लाल पहनी होती तो क्या मुझे वो नहीं देखेगा कि यार लाल जुराबें पहनने वाला, इसको मैं जॉब पे रखूं। पीली शर्ट पहन के आया, लाल टाई पहन के आया। हमने उन तमाम को, और फिर हमने जब ये काम शुरू किया तो मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बच्चे निकले कहीं नौकरी के काबिल हो जाएं। तो हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे काम किया। फिर उसके साथ साथ जो है आजकल जो एक बड़ा बूम चला मतलब है, शख्सी तश्कील के बिल्कुल। जो है अपने, अब जो तीसरा बूम जो है वो भी हमारे लिए चैलेंजेस आते हैं। भाई एंटरप्रेन्योरशिप, अब आदमी खुद मुख्तार होना चाह रहा है, अपना काम करना चाह रहा है। अब मैंने कहा मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने एंटरप्रेन्योर्स को लेना शुरू किया ऑन बोर्ड। फिर उसको लेके हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आगाज़ सफ़र। अच्छा सर, ये का सारा जो अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, वो आपके अपना माइंडसेट होता है आपका खुद? बड़ी बात है भाई। रात को सोता नहीं हूँ। सर को तो सोते हुए भी दिमाग अच्छा, में ये चल कोई रहा है, ऐसा सुबह- काम भी नहीं है सुबह जो आप एक मैसेज लिखते आ हो। जाता है तुलसी भी करना है। नहीं, ये ऐसा काम नहीं कि आप लिखते हो। अब मेरे ख्याल से जो सही राइटर है उसको भी टाइम चाहिए होता है, लेकिन ये ऐसा काम है जो आपको प्रैक्टिकली करना है। लोगों को इनवाइट करना है, इकट्ठे करना है, खासकर जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनको उनसे टाइम लेना, एक ही साथ उनसे टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि मैंने वही बात की कि मैं एक चिड़िया हूँ। वही हाँ। जो बूंद कतरा बूंद कतरा पानी से जंगल के आग को बुझाना बुझा चाहती नहीं है। अब एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आगाज़ सफ़र जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस में करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। अगर थोड़े पैसे हमारे बचा लेते हैं, बच्चों का खर्चा वर्चा पूरा करके अपना सैलरी से, तो फिर उसको मिला के कुछ तुलसी से कह देता हूँ यार 10,000 तू देते, 20,000 में देता हूँ, तो किसी हॉल में जाके हम उनके लिए करते हैं। अब जैसे ये जो इदारा है आपका, जिसमें आप बेसिकली बच्चों की हौसला अफजाई उनके अंदर की जो शौक़ या उनके अंदर के जो फ़न के मुताबिक करते हो, मुझे ऐसा लगता है हम लोग इतने जाहिल हैं कि इन इदारों को अगर दूसरे मुल्क की बात करें, मोटिवेटर्स को अप्रोच करते हैं। एक ऐसी मतलब एक होता है ना, वो जो प्रोग्राम्स अरेंज करना, मोटिवेटर्स को बुलाना, लेकिन बदबख्ती हमारी कि ऐसे लोग, ऐसे इदारे, ऐसे लोग जो लोगों को मेंटल मतलब जहनी तरबियत देने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको वर्कशॉप के लिए दूसरी जगहों पे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, भाई इजाज़त दे दो, इजाज़त। ये हमारे बदबख्ती आप देखें कि काउंसलिंग के लिए जो लोग निकलते हैं उनकी कोई भी उनकी वैल्यू नहीं है। तो ये कितना आपको, मतलब मैं यही कह रही हूँ ना कि मैं होती तो शायद मैं हिम्मत हार जाती, भाई छोड़ो। मैं कैसे हिम्मत हार सकता हूँ? अब आप तो हैं ही मसीहा। नहीं मसीहा नहीं। मैं हकीर फ़कीर। मैं कैसे हिम्मत नहीं हारता हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं कुछ ऐसी शख्सियात को पढ़ चुका हूँ, कुछ ऐसे पैगंबरों को पढ़ चुका हूँ, कि कुछ ऐसे औलिया कराम को पढ़ चुका हूँ जिन्होंने पत्थर खाए, लोगों के ताने सुने, उनको ज़दकोब किया गया, लेकिन उन्होंने अपना मिशन ना छोड़ा। तो हम तो उनकी कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। अगर हम रुक जाएं तो आज भी उनके नाम जिंदा है। जी, बस वहाँ से मोटिवेशन मिली है। क्या बात है सर, क्या बात है। वैसे ये बहुत कम लोगों का मकसद होता है। मैं अपने प्रोग्राम में बहुत से ऐसे लोगों को बुलाती हूँ, जब मैं ऐसे मकसद सुनती हूँ तो
अंदर का इंसान जाग जाता है, जो सो रहा है, मेरा भी सो रहा है, मैं क्या करूं। ऐसे लोग जगाते हैं फिर सो जाता है फिर घर जाके भाई सो जाता है, बस खत्म। अब हो गया, बहुत ज्यादा इंसानियत होगी, बस सोच लिया, बस खत्म है, बैठ जाओ। तो मैं तो सिर्फ सोच तक महदूद, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो सोच तक ही महदूद है, लेकिन जो प्रैक्टिकली आगे आते हैं उनको सलाम है, सल्यूट है। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया आपके साथ हो, दुनिया तो नहीं होगी लेकिन हम लोग आपके साथ हो। अच्छा, आप जो कह रही है ना सो जाती हो, आपकी सोच को जगाने के लिए मेरे पास एक पुड़िया है, दूं मैं आपको भी लाइव पुड़िया ये इसमें हर करंट गली वारंट तो नहीं मारता करंट सर, नहीं है। ऐसा ना हो हर कि गली करंट के एक नुक्कड़ पे खड़े होके बस स्टॉप पे बस में सफर करता, तब कुछ याद आता था तो लिख लेता था। अच्छा। तो एक छोटा सा किताबचा है, जैसे खोलेंगे, जैसे डीमोटिवेट खोले कोई भी वर्ड पढ़ेंगे उसके अंदर एक जादू भी उड़ जाएगा और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। क्या बात, थैंक यू सो मच। इन्होंने पहले भी मुझे किताब गिफ्ट की थी। अब ये जो पुड़िया है जादू की, इस जादू की पुड़िया को मैं अपने ज़हनशीन करके शायद मैं जाग सकूं या मेरे अंदर का इंसान जाग सके, लेकिन जागने की ज़रूरत है। छोटा सा ब्रेक लेते, फिर हाजिर होते हैं आपके सामने। गोली गोली चारों का एक तो बलोची उर्दू में इतना फंबल हो जाए गोली। अच्छा, बीच में मैं इंग्लिश में भी डाल देती हूँ थोड़ी सी फंबल हो गई। थोड़ा सा मैं खुद को दिखाने के लिए इंग्लिश भी डाल देती हूँ, लेकिन हाँ हमेशा हार जाती हूँ। बोले चारों का जीरे का सानी ब्रेक की साड़ी में मैं वो बेटा। शमा माल का कई मामले ये राया कभी कभी आपने देखा बाइक पे, मैं वैन में थी तो बाइक पे मैंने एक लड़का देखा, भाई झगड़ा कर रहा है, तुम अपने आपको समझते क्या हो। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह गालियाँ तो फूल की तरह झड़ते हैं। मैं हैरान, ये बंदा पागल है। फिर मैंने देखा नहीं ये तो अच्छा आजकल हैंड फ्री भी ऐसे जो दिखते नहीं है, मसले तो सारे यहाँ पे आते हैं ना। मैंने कहा नहीं, बेचारा टाइम पास करने के लिए जो है रास्ते में किसी को गालियाँ दे के बातें करते बजाय, इसी तरह हम लोग गालियाँ नहीं लेकिन हम लोग टॉपिक पे बातें करते रहते हैं। जी गोली चारू का सर, तो हम लोग बात कर रहे थे खासकर आपके इदारे की, कि हमने बात की कितने मुश्किलात हुए, हमने बात की कि कैसे आपके चैलेंजेस आए आपके सामने, लेकिन कोई ऐसा शागिर्द जो अब तक आपको याद है कि इसको, मतलब जैसे कि इन्होंने कहा कि एक शागिर्द था जो कि मंशियात भी बेचता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी इनकी बातों ने बदल दी, तो आपकी नज़रों से भी कोई ऐसा शागिर्द गुजरा है? एक तो है फीमेल ऐसी, एक्चुअली उसका भी जो देखा जाए तो वही बेसिक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन बात ये है कि जब कर गुजरने का शौक़ होता है और जिसके अंदर जिद्दत होती है ना कि मुझे करना है, लेकिन पेरेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से वो बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक हमारे पास ऐसी स्टूडेंट थी जिसको करने का, आगे बढ़ने का तो बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन सिर्फ वो अपने पेरेंट्स की वजह से कि मुझे परमिशन नहीं है आगे जाने की या आगे अपना एजुकेशन कंटिन्यू करने की या वर्कशॉप्स वगैरह में आने की, जॉब करने की नहीं है। तो फिर जब वो हमारे वर्कशॉप में आती है, ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ से तो वही माइंड चेंज होता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, तो उसके बाद से जो है उसने स्टेप लेना शुरू किया। उसने अपने पेरेंट्स को समझाया कि उस साथ साथ हमने भी बताया कि जैसी दुनिया आप समझते हैं ना वैसी नहीं है, जैसी दुनिया आप समझते वैसी तो है ही नहीं, और आपने जो है दुनिया ही नहीं बदली अपनी। खैर मुदस्सिर मेरा ही बज रहा है तो नहीं कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपके मोबाइल की, नहीं आ रही, आप कंटिन्यू करें। मैं इसलिए हम लोग रुक गए थे क्योंकि मैडम का मोबाइल बजा था। मुझे ऐसे गेस्टों से बड़ी शिकायत है, जब आते हैं तो मोबाइल को साइलेंट नहीं करते और हमसे पहले हमारा मोबाइल बोलता है। जी आप बोल रही थी। अपना मोबाइल जो है वो बैग में भी रख दिया और साइलेंट भी कर दिया बस, और लेकिन ये साइलेंट ही नहीं हुआ है। इसको कहते हैं भंड होना। ये अब भंड हुआ है। मैं भंडारू ना, हमेशा मेरे सामने वाला वो कहते हैं ना एक्शन टू रिएक्शन।
ये हम लोग एक्शन रिएक्शन करते हैं, मैं जाहिर बात है हाँ, जो मैं बिल्कुल हूँ, ऐसा वो आप ही है। लोग थोड़े से वाइब्स आएंगे आपको भी, आप वो बात वो कर हमारे पास भी वाइब्स आ जाते हैं। तो शायद आज वो लड़की जो है वो जी, माशाल्लाह। एक अच्छी जगह जॉब भी कर रही है, मज़े के बाद उसने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है और इतनी ज़्यादा वो स्टेबल हो चुकी है कि वो अपने घर में अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट कर रही है। क्या वो अपने बात। घर का किराया वो अपनी सैलरी से देती है। तो वो इतना स्टेबल हो चुकी है, शुक्र है भगवान का, कि उसको सिर्फ सीख के हमारे साथ रह के उसका माइंड चेंज हुआ। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वाकई मैट्रिक करने के बाद कुछ नहीं होना है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो MBA की भी वैल्यू नहीं है। हर दूसरा बंदा इज़ लुकिंग फॉर MBA, BBA। मैट्रिक वाले फिर कहाँ जाएंगे, इंटरमीडिएट वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई जॉब्स ही नहीं है। तो उसने फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू की, साथ साथ वो अपनी जॉब भी कर रही है और अपने घर में भी अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर रही ये है। बड़ी अच्छी बात है कि खासकर फीमेल्स को जो है वो आप लोग काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि लड़कियों को पढ़ाएं। एक माँ, आपको नहीं पता कि उसके नसीब में कितनी सख्तियाँ कितनी हैं। सख्तियाँ किसी के हैं। घर में झाड़ू पोंछा जो कि काम है, मैं भी कर सकती जी। हूँ। अगर मुझ पे अल्लाह ना करे ऐसा दौर है तो मैं भी किसी के घर में झाड़ू पोंछा करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उससे बेहतर नहीं है कि किसी ऑफिस के सीट पे सुकून से AC के सामने बैठ के काम करना। और क्या। तो जब उस पे मुश्किलात आए, वो अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए कम से कम इतनी मजबूत हो के हम लोग बलूच में के हम कूपक, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, हम कूपक को शाना कंधे बशाना। से कंधा मिला के चले। देखे मेरी उर्दू अच्छी है, खैर इतनी भी बुरी नहीं है। सर कितना मुश्किल होता है, कितने परसेंट, मतलब मुश्किलात की तो हमने बात की, लेकिन कितने परसेंट आप कामयाब होते हैं किसी की काउंसलिंग करने में या किसी की जहनी तरबियत करने में या किसी को बदलने में? बहुत मुश्किल काम है ये बहुत मुश्किल काम तो है। क्योंकि देखिए इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि ऑलरेडी अगर ये ग्लास यहाँ तक पानी से भरा होगा, इसमें मज़ीद पानी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ठीक है ना। कोई पूरी कहानी है, उसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। अगर हम डालेंगे तो बह जाएगा, तो पहले तो उसके अंदर जो भरा हुआ है हमें वो निकालना पड़ता है। जो अनकाउथेड, अनरिफाइंड, गैर महज़िब, गैर मुनज़्ज़िम, ये तमाम चीज़ों को सारी निकाल के, negativity, चीज़ें निकाल के, basically, जी। इसीलिए हम पॉजिटिव डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं ना। तो वो निकालना है। फिर उनको जो दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं, जो सेटिंग बनी हुई है, शाम में वहाँ बैठना है, ये करना है, उनको भी मद्देनज़र रखना है। तो उसको भी डिस्करेंटल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनको फिर उसी तरह से अबे यार कैसे ऐसे पढ़ाना पड़ता है। तो कभी आप मेरी ट्रेनिंग में आएंगे, कहेंगे कि यार ये कहाँ से भाई इतने वो लग रहे हैं, या ये तो ऐसा लग रहा है 16 साल का बाका नौजवान है। उस तरह से हमें उनका माइंड सेट करके फिर कहते हैं देखो अपने मकसद की भी तो देखें ना। आजकल आप मीडिया के अंदर आप देखें, कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए पहले हमें कुछ दिखाना पड़ता है, उसको प्रेजेंट उस तरह से करना पड़ता है, तब जाके वो आपकी जो है ऐड देखता है, फिर वो प्रोडक्ट खरीदता है। तो बच्चों को बहुत मेहनत, और मैं ये नहीं कहता हूँ 100% हम कामयाब होते हैं। अगर हम पिछले 27 सालों की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अनगिनत बच्चे, जिनमें से दुबई, ऑस्ट्रेलिया, ये मैं उंगलियों में याद है, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड UK, इसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझसे लैंग्वेज और मोटिवेशन के सेशंस लिए हैं, वो बैठे हुए काम कर रहे हैं। और मलेशिया, ठीक है। फिर आते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत हैं। मतलब मुझे इवन मुदस्सिर ने कहा सर मैंने आपको सुना है, मुझे याद नहीं। जब आप 200 लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, उसके अंदर कहते हैं ना कि आपको नहीं पता होता। हालत ही नहीं बदली। सर ये जुड़ा नहीं है ना फिर हमेशा। कैसे मानूं? ये जुड़ा नहीं मानूं भाई, हमारा मुदस्सिर बदलता तो कुछ मानते हम भी। लेकिन सर क्योंकि मुख्तसर सा वक्त बचा है, तो आपकी अगर हम फ्यूचर प्लानिंग्स की बात करें, मज़ीद क्या आप इस चीज़ में चेंज लाना चाहते हैं? जैसे कि मौजूदा दौर में बच्चों के जहनी हालत को देखकर आपको क्या लगता है कि आपको मज़ीद, मतलब आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? मैं यहाँ पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अब आते हैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक एक्टिविटी है, मैं बरसों से कर रहा हूँ। मैं कहीं भी दिन में रहूँ, कहीं जॉब करूँ, कुछ भी करूँ, शाम में डिनर में अपनी फैमिली के साथ करता हूँ। ये तो ज़रूरी है। अच्छा, वो सिर्फ डिनर नहीं होता, ये मोबाइल जो है ये सारा दिन बजता है। डिनर के वक्त ये कितना भी अहम होगा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो मेरी फैमिली का टाइम होता है। वैसे मैं 7 मिनट में खाना खाता हूँ, उस वक्त मैं आधे से पौने घंटे में खाना खाता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते वक्त उनको तरबियत दे रहा हूँ। मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, उनको बोलता हूँ आज इस तरह से होता है, पता है ये चीज़ होती है तो इस तरह से करते हैं। मैं उनको इस तरह प्रोटेक्ट करता हूँ। क्या बात है। उनको सिखा रहा होता हूँ। ये जितना यहाँ पर किताबी बोझ है ना, वो मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मुझे इस खित्ते ज़मीन से ओझल हो जाना है। तो जो बचेगी मेरी औलाद है,
तो वो मैं उनको देते जा रहा हूँ। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि प्लीज़ ये याद रखिएगा, आप दिन में 24 घंटे में कितना भी बिजी कुछ भी करें 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ उसी तरह बैठें। आज से सदियों पहले मेरी माँ एक ही थाल में हम सारे भाइयों को खिलाती थी, बैठती थी और हम लोग बात करते थे, अब्बू भी बैठते थे और शिकायतें भी करती थी और तारीफ़ें भी करती थी। ये वो 1 घंटा है, वो निकालें और इतना उसको अपने बच्चों को अपने से क्लोज़ करें कि उसको किसी बाहर वाले की ज़रूरत ना पड़े। ये सबसे बड़ी काउंसलिंग होती है जो घर में होती है, बड़ों के साथ बैठना। और वो जो आपने याद दिला दी, मैं कभी कभी ऐसी मूवी या ऐसे सॉन्ग सुनती हूँ जो आपको याद दिलाते हैं उस वक्त कि आप इस वक्त ये कर रहे थे। मैं जब उस दौर को याद करती हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्या दौर था, भाई बहन साथ, मतलब एक मज़ेदार दौर गुजरा है। लेकिन अभी तो खैर बहुत ख़तरनाक दौर है कि भाई बहन एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारी जहनी नशोनुमा की जो ख़त्म होती जा रही है। हमारे बच्चे जो है ये गेशतर मैं कह रही हूँ ज़्यादातर जो है, तो हमने डिसग्रंटल किया है ना, हमने उसको एक डिवाइस दी है जिसको कहते हैं अंबानी वाला, यानी कि मोबाइल जी। वो लेके कोने में बैठ जाता है, उसकी कुल कायनात ये है जो उसके हाथ में है, कुल कायनात ये है जिसके हाथ। 4 दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ है, चारों मोबाइल यूज कर रहे हैं और चारों यूं हैं। वो सर की किताब पे एक टॉपिक है ना, गर्दन झुकी कौम। हाँ आए हाय क्या बात है। तो हाँ, तो उसमें गर्दन झुकी हुई है सबकी। हाँ और बस हम मोबाइल में ही लगे हुए हैं। भाई बहन भी देखे तो आजकल ये तो घर में रहते हैं तो मोबाइल में ही बिजी होते हैं सारा दिन। आप एक ऐसा कल्चर डेवलप करें, बुलाने के लिए भी आपको मैसेज करना पड़ता है भाई। आप ऐसा कल्चर डेवलप करें, आपको घंटा 2 घंटा फैमिली का जो हेड है, यानी कि अगर आप भी माँ हैं, आप बोलें बेटा दिस इज़ नो मोबाइल टाइम। मैंने एक चैप्टर अभी जिस पे लिख रहा हूँ, नो मोबाइल टाइम, समझे। तो जिसको मैं कहता हूँ नो NMT, NMT इसका शॉर्ट फॉर्म है, NMT कह देता हूँ तो उसको पता है कि भाई ये साइड में 1 घंटा फैमिली का है। बॉस की भी कॉल आएगी, नहीं उठानी है, ये मेरी अपनी फैमिली का टाइम है। और ये बहुत ज़रूरी है, फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है। वैसे हम तुलसी के पास जाते हैं। तुलसी जी, आप मज़ीद अपने ख्यालात बताएंगे हमें, क्योंकि मैंने जैसे कहा मुख्तसर सा वक्त है लेकिन वक्त अभी बाकी है जी। मैं भी थोड़ा सा लिख सकती हूँ लेकिन नहीं लिखती हूँ, मुझे दूसरों पे रहम आता है। जी तुलसी। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इनोवेटर्स का काम जो है वो किरदार साजी पे है पूरा। हम एक यूथ को बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं उसकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी पॉइंट करना चाहूँगी कि हमारा काम तो जो है कि वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन चूँकि सर ने एक बात की कि पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आई थिंक कि पेरेंट्स के साथ साथ हमारे यूथ का भी ये होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से चीज़ों को शेयर करें, उनको अपना दोस्त बनाएं। अनटिल एंड अनलेस हम सबसे ज़्यादा जो भरोसा है ना हम अपनी फैमिली पे कर सकते हैं और किसी पे नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आप पूरी दुनिया घूम के आ जाएंगे लेकिन आएंगे आप अपने घर पे, सोएंगे आप अपने घर पे और खाना आप अपने घर पे खाएंगे, जो कि आपके पेरेंट्स हैं। आपकी माँ ही होगी जो आपके लिए कपड़े धोएगी और आपके लिए खाना सर्व करेगी और वेट करेगी कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं आया, एंड नो बडी एल्स। ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन बिफोर दैट योर फैमिली इज़ एवरीथिंग टू यू। तो आप उसको उतनी ही वैल्यू दें, उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अपने दोस्तों को देते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छा रखें, नो डाउट, लेकिन सिमिलरली आप अपना फैमिली टाइम भी उतना ही इम्पोर्टेंट बनाएं अपने लिए भी, कि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वेदर आपके दोस्त ही हैं ना, आप उनको बताएं कि भाई दिस इज़ माई फैमिली टाइम और मैं इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ होता हूँ या होती हूँ। हाल ही में हमारी ही कम्युनिटी में एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर हादसा हुआ है। 17 साल का बच्चा जिसने खुदकुशी की है। ये आजकल बहुत हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन, एंड द रीज़न वाज दैट ओनली कि पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ। पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ। अब वो लड़का खुद 17 साल का है, उसकी फैमिली का सेपरेशन हुआ, माँ नानी के घर पे है और बाप ने 2 बेटों को अपने पास रखा हुआ है, माँ बेटी को लेकर नानी के घर पे। ज़हनी दबाव में आ गया। क्या उस बच्चे की हालत होगी? आप ये कह रही हैं, क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल से 1 साल की बात है, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक बच्चे ने फेल होने की वजह से जी खुदकुशी की। इतना उसको प्रेशराइज किया गया, इतनी उम्मीद रखी मैंने, तो उसके बाद अपने घर वालों को भी समझाया भाई इतना प्रेशर मत दो, नहीं करना चाहिए। तो फेल होने की वजह से उन्होंने डिप्रेशन में जाके
अब देखिए एक बच्चा छोटा सा क्या है? उसने कहा पापा मैं एक पेपर में फेल हो गई, बीबीए कर रही है। कह रहा तो मैंने कहा क्या होगा, मसला नहीं, It's okay. दोबारा कर लेना। हाँ। जो गिरता ही नहीं वो कामयाब कैसे होगा? सर फेल होना हमारे माशरे में क्यों गलत है? सिर्फ आप उसको, इसीलिए तो हमारा माशरा सोच। फेल है। हम कहते हैं कि तुम जिंदगी में फेल हो गए, बच्चे को कहते हैं तुम जिंदगी में, अरे भाई पेपर ही तो है ना। अगर यही बात है तो मैंने कहा सबसे बड़ा तो फेलियर वो है जिसने 9,999 मरतबा फेल हुआ और फिर जाके फलक बनाया, थॉमस एडिसन साहब। और आज हम उसको दुआएं दे रहे हैं। अब जितने भी साइंटिस्ट देख ले, पढ़ाई में मेरे जैसे थे सारे, मैं भी साइंटिस्ट बनती लेकिन बनी नहीं। लेकिन आप देखें ना, आप वाकई में, मैंने वैसे ये चीज़ मुझे मुतमईन करने के लिए काफ़ी है, ये काफ़ी थी जब मैं स्टूडेंट थी। मैं बहुत गंदी वाली स्टूडेंट थी, बहुत, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। मेरी टीचर तो बेचारी टेंशन में आ गई थी कि कैसी बंदी है मतलब एक होता है ना, एक बच्ची फोकस होती है एकदम से नालायक, तो मैं वो थी। लेकिन ये था कि मैं उस वक्त भी जब सुनती थी कि जो साइंटिस्ट, और टीचर खुद सुनाते थे मुझे कि जो साइंटिस्ट होते थे वो सारे ये फलां जो है जिन्होंने मैथमेटिक बनाया वो पढ़ाई में ये था, वो ये था। स्टीव जॉब्स को भी देख लिया मुतमईन आपको? जी बिल्कुल। सी बातें। अच्छा ये अच्छा हो जाता है, मैं थोड़ा सा सही जा रही motivation मिल हूँ, जाती ठीक है, है। मेरे जैसे लोग और भी गुजरे हैं दुनिया में। लेकिन ये है कि हम अपने बच्चों को फेल होना एक तो नहीं सिखाते और फेल होने की वैल्यू नहीं बताते, जबकि फेलियर बहुत अच्छी, मतलब अच्छी बात है। फिर से उसको पढ़ना, चांस मिल रहा होता है हम आपको। पूरे साल का मार्कशीट नहीं देखते, हम सिर्फ एक रिजल्ट देखते हैं। तो ये बच्चों के लिए कितना नाइंसाफी मैं तो की बात कहता हूँ फेलियर होना, यानी कि फेल जो है हरफ आखिर नहीं है, आगाज सफ़र है। अब तुम्हारा सफ़र हुआ, तू फेल हुआ ना, अब तुम पे स्टैंप लगे, अब ठप्पा लगाए, तू करेगा कुछ। क्या बात है। Obviously, हम भी अपने पेपरों में हम- फेल हुए। हाँ, और मैं क्या? तो कभी रैंक भी नहीं लाई। फर्स्ट ईयर में फेल, फिर ग्रेजुएशन में अच्छा, ये फेल। अजीब बात है कि मैं खुलेआम, अभी तो बस पहुंच गई हूँ जहाँ पे पहुंचना था, अभी तो मैं खुलेआम बता सकती हाँ हूँ। यही ना, अब तो मैं, बता आप सकते यकीन हैं। करें, मैं वो अपने मोहल्ले की पहली बच्ची थी। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ जो फेल होती थी और रिपोर्ट कार्ड ही, मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गई। क्यों? हमारे मोहल्ले वाले कहते हैं कि मालिका पहली बच्ची थी जो खुश होती थी। अब्बू फेल तो होने कहते थे भाई फेल होने पे 100 रुपए, पास होने पे 50 रुपए। तो मैं सोचती थी फेल होना बड़ी बात है, 100 रुपए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मुझे लगा कि यार मैं गलत कर रही हूँ, मुझे फेल नहीं होना है। सही। फिर जब लगा, फिर मैं पढ़ने लगी, फिर भी मैं प्रोमोटेड पास हुई। नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं पास हुई। लेकिन मैं अब सर तो वहाँ ग्रेजुएशन है में जहाँ होना है। ऐसा नहीं है। आप कह रहे ना, कहने गिरते ही शे सवार मैदान इंटर जंग में में। जाकर मेरे ख्यालात थोड़े और ज्यादा वसी हुए। हमारे पास मुख्तसर, हमारे पास वक्त है या नहीं है डायरेक्टर साहब? वो पता मैं वाद हंसती 5 मिनट हंसते हैं। मैं कभी कभी हमें जैसे कि ऐसे सोचती हूँ ना कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ऑडियंस जो हमें देखती पता नहीं कि मालिका पागल हो गई है, पीछे वाले को तो कोई देखता ही नहीं है। सर हमारे पास क्योंकि 5 मिनट और बाकी हैं, आप एक मैसेज देना चाहते हैं, आपसे और मैडम से मैं मैसेज देना चाहती हूँ अपने देखने वालों के लिए। जी मैसेज मैं ये देता हूँ, मेरे जो नौजवान, कोई मुझसे ये कहता है कि अशोक कुमार सिजवानी आपके बच्चे कितने हैं, तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के बच्चे मेरे बच्चे हैं। क्या बात। तो मैं तमाम पूरे पाकिस्तान के बच्चों को जो है मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, मेरी औलाद हैं, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, बड़ा जिएँ। और अक्सर मैं कहता हूँ, मुझे कहते हैं, वो कहते हैं यार क्या आदमी हो। मैंने कहा याद रखना, ज़िंदगी में एक फ़िल्म थी मैंने देखी थी, राउडी रॉटर, उसके अंदर कहता है कि जब मेरे सामने मौत खड़ी हो तो अपने मूँछों का ताव देता हूँ और फिर मुस्कुराऊँ। तो मैं कह रहा मेरी तो मूँछें नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जिस दिन मैं मरूँगा ना तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, सामने मौत खड़ी होगी और कहूँगा देख खड़ी क्यों है, आ ले जा अपने साथ। जिया तो कामयाब ज़िंदगी जिया, ऐसी कामयाब ज़िंदगी जियो तुम पे कोई उंगली ना उठाए, ऐसी कामयाब ज़िंदगी जियो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा मोहल्ला तुझ पे नाज करें। मैं जैसा एक आम अदना सा बच्चा जो 5 पैसे के अंदर बूट पॉलिश करता था, 5 साल की ज़िंदगी, जब मैं 5 बरस का था, 5 पैसे के लेके बूट पॉलिश करता था लियारी में, आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, इसी वजह से पहुंचा हूं कि मैंने अपने जहन में रखा ये मुल्क मेरा है, मुझे इसका नाम बनाना है, मेरे वालिदैन का नाम बनाना है, मेरे भाई बहनों का नाम बनाना है। इस उम्मीद के साथ आप जियोगे ना, अकेले मत सोचो कि तुम अकेले हो, पूरे माशरे को, पूरे मुल्क को लेके सोचोगे ना, जानी तुम वो बनोगे ना, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। क्या बात है। वैसे मैं इनको देख रही हूँ, इनकी आंखों में आंसू हैं और मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हसास इंसान है
और मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह पाक आपको कामयाब रखे, क्योंकि ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है जो सोच के ही जिनकी आंखों से पानी निकले। जी मेरा तो सिर्फ एक यही मैसेज होगा अभी जो सर ने आपको एक बुकलेट गिफ्ट की है उसमें सर का एक कॉल है। वैसे तो मैं अपने हर सेशंस में ये डेफिनेटली बताती हूँ, आज यहाँ पर भी मैं शेयर कर रही हूँ हाँ, कि माँ ज़मीन पर और उस्ताद आसमान पर चलना सिखाता है। माँ ज़मीन पर और उस्ताद आसमान पर चलना सिखाता है। अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है, जितनी भी अय्याशियाँ करनी है, जितना भी आगे जाना है, सब कुछ करें। अपने दिल को ना मारे, ये मेरी दादी कहती थी कि अपने दिल को कभी नहीं मारो। जो खाना है, जो पहनना है, जो करना है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन सब कुछ करने में दो चीज़ों का ख्याल रखना, वो ये कि पहले अपने पेरेंट्स और दूसरा अपने उस्ताद, उनको कभी भी ना भूलना, उनकी हमेशा ताज़ीम करना, क्योंकि वो दो हस्तियां हैं जो आपको हमेशा आगे से आगे से आगे से आगे बढ़ता हुआ देख के हमेशा खुश होते हैं। वो कभी आपकी कामयाबी पे जेलस नहीं होते, कभी आपको बद्दुआ नहीं देते, उल्टा उनके हाथ आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए उठे रहते हैं कि मेरे बच्चा, चाहे वो माँ बाप का हो या चाहे उस्ताद का हो, वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है करें, लेकिन इन दो हस्तियों को पीछे ना छोड़ें, इनको अपने साथ साथ ही लेके चलें, ताकि कामयाबी आपके साथ ही रहेगी। क्योंकि पहली दरसगाह ही माँ की गोद होती है और जाहिर बात है जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे ज़िंदगी का तजुर्बा सीखता है, ज़िंदगी जीना सीखता है, ज़िंदगी में मजबूत होना सीखता है। तो ये दो शख्सियात जो हैं बहुत ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए और बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई, लेकिन बकौल मेरे कि मैं भी जागी भी फिर जाके सो जाऊंगी लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची जो है मुझसे, मैं कोई ख़ास इंसान नहीं, लेकिन वो बहुत बेहतरीन इंसान हो। मैं हमेशा दुआ करती हूँ उसके पैदा होने से पहले भी कि अल्लाह इसको सही इंसान बनाना जो खिदमत करे दूसरों की और खुशी मिले उसको। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। इनकी जो बुकलेट है, इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी जो अभी मैंने पढ़ी है, ख़ुद को लोगों में हमेशा ज़िंदा रखने के लिए, खुद को लोगों में, ये शायरी नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, खुद को लोगों में हमेशा ज़िंदा रखने के लिए उनको दौलत की भीख नहीं बल्कि इल्म की नेमत दो। ये सबसे बड़ी बात है जो हम सबको सीखनी है। और गोली चारू का मकसद मोल मुराद हमशी कि वती औलादा ना अगर हर्च पेड़े तो का हर्च फील्डे तो करा देख लुटे आप फील्डे मकसद और जिम्मेदारियाँ आयरा सरपत बिकने वती औलादा ना पैसा कमाने के वास्ते मरूदी ने वती औलादा ना इंसानियत कमाने के वास्ते रूदी ने पर्चा कि इंसानियत कमी है, मैं तू का, मैं माशरे तू का, मैं चागिरदे तू का, मैं वती तू का। तो जो इंसानियत में तू के वाह भी मुर्ता बेहोशी शायद जिंदग करने के वास्ते होती औलादा ना जिंदगी इंसान भी बनाने था। अमशीमानी मना जमाला का बलोचरा भी देता इजाज़त वती ख्याल बिकने थी मात पे ख्याल अल्लाह बिकने था मन निमगंचनी अल्लाह में आ रहे।